तो कैसे ये जर्नी आपकी शुरू हुई? आप अपने अ, जीवन के अर्ली पार्ट को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। कहाँ आप पैदा हुई? आप बिहार से हैं, दरभंगा जिले से। क्या रहा आपका बचपन? सर दरभंगा जिला में एक विलेज है केवटी करके वहाँ पे आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। हाँ, वहाँ के बाद जैसे मेरे फादर वाज इन बैंक तो हम शिफ्ट होते रहते थे डिफरेंट सिटीज़ में। तो मेरा पूरा बचपन बिहार में ही बीता है और ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन भी बिहार की है। अ, तो लाइक मतलब वहीं से स्कूलिंग और कॉलेज सब दरभंगा, समस्तीपुर और मुज़फ्फरपुर, इन 3 जगहों से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। ओके, और उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट करने पुणे चली गए। पुणे चले गए, यस सर। हुँ, और पुणे में आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। वहाँ पे 5 साल के लिए आई वाज़ इन एन आईटी कंपनी कॉल्ड मदरसन सुमीर प्रोटेक और फिर आफ्टर वर्किंग फॉर 5 इयर्स आई शिफ्टेड टू पटना। ओके। और फिर पटना में तो ये आइडिया कैसे आया? फाइनेंस में आपने एमबीए किया, दिल्ली में फिर आपने काम किया और उसके बाद फिर बिहार आकर के और एक प्रिंटिंग कंपनी और हुँ। प्रिंटिंग भी की एप्रल्स पे। ये आइडिया क्यों और कैसे? हाँ, सर अगर ऐसे सोचे तो ये आइडिया बहुत ग्रेजुएशन के टाइम से ही था दिमाग में क्योंकि एक गेम खेलते थे हम लोग बचपन में जिसमें धागा में कलर को डुबोते थे ऐसे और उसको अगर 2 पेपर के बीच में प्रेस करके और निकाले तो एक पैटर्न क्रिएट होता था। हाँ, हाँ। तो वहाँ से एक आया था आइडिया जैसे फ्रेंड के साथ पुणे में अगर हम ट्रैवल करते थे तो बहुत वहाँ पे स्ट्रीट फैशन बहुत ज़्यादा है पुणे में। कि दोनों तरफ सड़क के किनारे टी-शर्ट्स लगे हुए हैं एंड ट्राउज़र्स लगे हुए हैं एंड यू गो एंड पिक फ्रॉम देयर अपने पसंद की चीज़ें। तो वहाँ से दिमाग में आता था कि व्हाट इफ अगर कोई डिज़ाइन पर्सनलाइज़ करके फिर उसको किया जाए टी-शर्ट पे। बट वो फिर आई गॉट बिज़ी विथ माय कंपनीज़ जॉब इन फैक्ट। फिर वो वही रह गया वो आइडिया। फिर जब पटना आए तो एक्चुअली आई वाज़ ऑल्सो पार्टनर इन माय हस्बैंड्स कंपनी। तो हम लोगों को टी-शर्ट की ज़रूरत पड़ी, टी-शर्ट एंड हुडीज़ की। सो वी सर्च्ड फॉर वेंडर फॉर दैट। बट पटना में क्या दिखा मुझे कि इतना मतलब उन चीज़ों को लेकर के इतना प्रोफेशनलिज़्म नहीं है और सर्विस अच्छा नहीं है। हमें मिला वो वेंडर ऐसा जो कि प्रिंट करके जिन्होंने दिया था हमें बट उनका सर्विस वाज़ वेरी पुअर और बाद का जो रिस्पॉन्स था वो भी अच्छा नहीं था कि इफ समथिंग वेंट रॉन्ग तो उसको करेक्ट करे या उस पे डिस्कस करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब पेमेंट डन एंड उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं रिव्यू देने के बाद भी। सो देन इट ट्रिगर्ड मी लाइक व्हाट इफ आई स्टार्ट दिस। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई और जब रिसर्च स्टार्ट किया कि जैसे फैब्रिक के बारे में एंड वेंडर्स को ढूँढना और यहाँ पे पटना में क्या मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मुझे फैब्रिक मिले सारे फैब्रिक्स मिक्स फैब्रिक्स थे। कॉटन पे नोबडी वाज़ वर्किंग एट दैट टाइम क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग का मतलब था कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग कि मतलब मिक्स कपड़े पे आप उसको करके देन यू सेल इट। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू क्योंकि यहाँ पे जितने भी अच्छे कंपनीज और अच्छे ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो बाहर से दिल्ली से सोर्स कर रहे थे टी-शर्ट्स प्रिंट करके तो उनका टाइम कंजम्पशन भी ज़्यादा था मतलब जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसमें उनको टाइम लगता था। तो रिसर्च के ड्यूरेशन मुझे एक चीज़ और जिसने मुझे मतलब थोड़ा हैरान किया कि जहाँ भी मैं जा रही थी, जहाँ से भी टी-शर्ट्स बाय कर रही थी जस्ट फॉर रिसर्च किसी भी टी-शर्ट पे, किसी भी टैग पे मैंने ये नहीं देखा कि मेड इन बिहार और मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार और प्रमोटेड और मार्केटेड बाय एनी कंपनी फ्रॉम बिहार। सो इट लेड मी टू स्टार्ट दिस कंपनी। अ, तो बिहार के बारे में आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इंक डॉट इंक इंक डॉट कंपनी, नाम बड़ा यूनिक है। ये नाम का आइडिया कहाँ से आया? नाम सर उसी गेम से आया था मुझे कि इंक में ही डुबो के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे जो मैंने आपको अभी बताया कि
धागे को डिप करके और देन पैटर्न्स निकालना। तो उसमें एक क्या यूनिक चीज़ था कि जितनी बार आप उस धागे को लाइक डिप करके और पेपर के बीच प्रेस करोगे, हर टाइम डिफरेंट पैटर्न क्रिएट होता है। मतलब सेम पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, मतलब जितनी बार आप उसको करोगे डिफरेंट पैटर्न। तो इंक मेरे दिमाग में वहीं से आया कि इंक से लेके कुछ जुड़ी जुड़ी हुई कुछ ऐसा एक वर्ड सर्च करते हैं। सो सोचते-सोचते आई लाइक इंक डॉट कंपनी थोड़ा सूट किया। सो वी वेंट अहेड विद दैट। इट्स वेरी नाइस, यू आर अ वेरी यूनिक नेम। थैंक यू। तो अभी सर कपड़े में स्क्रीन प्रिंटिंग भी चलता है यहाँ पे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का क्या है एक लिमिटेशन कि वो अगर बल्क ऑर्डर है तभी वो फिजिबल। लाइक इफ यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल टी-शर्ट्स इन वन डिज़ाइन तो दैट इज़ वर्केबल। बट अगर हम सिंगल-सिंगल कस्टमाइज़ेशन और पर्सनलाइज़ेशन की जहाँ हम बात करते हैं, तो उसमें वो काम नहीं करता। तो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिस प्रिंटर पे एक्चुअली काम करते हैं, उस प्रिंटिंग मेथड को डीटीएफ बोलते हैं ऐसे जो भी अभी हम कर रहे हैं। तो वो लाइक वो करने के लिए एक अलग सेट ऑफ मशीन्स आता है। हाँ, वो हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में उस मशीन का पूरा सेटअप है हमारा यहाँ पे और हम उसी टेक्नोलॉजी पे अभी काम कर रहे हैं। तो क्या है ये डिजिटल मशीन है जिस पे आप डिज़ाइन करते हैं और फिर वहाँ से प्रिंटर। नहीं, डिज़ाइन डिज़ाइन तो हम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। फिर वहाँ से एक्चुअली जो प्रिंटर है उसका एक अपना ऐप है। जो जिसके थ्रू वो प्रिंटर रन होता है। तो वो सिस्टम और जो भी वो प्रिंटर कनेक्टेड है वो अलग सेटअप है। और फिर जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं फिर उसको एक फॉर्मेट में सेव करके फिर हम उस ऐप पे ले जा कर के और फिर वहाँ से कमांड प्रिंटिंग का जाता है और उसका एक स्पेसिफिक डिटेल्स फुलफ़िल करना पड़ता है जो भी सेटअप है वो और फिर वो वहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होता है। तो इसका एक ये है पॉइंट कि डायरेक्ट ये टी-शर्ट पे प्रिंट नहीं होता है, पहले एक फ़िल्म पे प्रिंट होता है जो भी डिज़ाइन डिज़ाइन है वो और देन वी ट्रांसफर इट टू द टी-शर्ट। ओके, तो अभी आपने पहले बताया कि स्क्रीन प्रिंटिंग में अगर बल्क क्वांटिटी में एक ही डिज़ाइन प्रिंट करना है तो स्क्रीन प्रिंटिंग उसके लिए है। लेकिन अगर कस्टमाइज़ डिज़ाइन करना है और मैं कस्टमाइज़ को इस तरीके से समझ रहा हूँ कि जैसे मेरे कंपनी का नाम स्टार्टअप स्टेरॉयड है और स्टार्टअप स्टेरॉयड में मान लीजिए कि 50 एम्प्लॉयी हैं और मेरे कोवर्कर हैं और हर को मैं एक कस्टमाइज़ टी-शर्ट देना चाहता हूँ विथ आवर लोगो एंड देयर नेम। दे तो ये बात अलग है। लेकिन अभी आपने बोला कि फिर डिज़ाइनिंग के बाद उसकी एक फ़िल्म तैयार होती है। तो अगर 50 लोगों को करना है जी, तो वो कैसे प्रोसेस होता है? तो सर जैसे अलग-अलग फ़ाइल बनता है उसका और फ़ाइल को फिर उसी ऐप में हम एक बड़े बड़ा आर्ट बोर्ड लेकर के उसका सेट करते हैं हुँ, उसको। हुँ। फिर इसको प्रिंट के लिए निकालते हैं। प्रिंट अलग-अलग नहीं निकलेगा, प्रिंट एक साथ ही निकलेगा। और जो मेहनत है वहाँ पे डिज़ाइन पार्ट में ही मेहनत है। आप डिज़ाइन करो, आप नेम लिखो और उसको सेट करके आप उस आर्ट बोर्ड पे सेट करो। फिर उसका जो आउटपुट है उसको हम लोग प्रिंटर के ऐप पे पुट करते हैं फिर वहाँ से वो तो यहाँ पे जो मेहनत है वो डिज़ाइनिंग पार्ट में। ओके। कब आपने ये कंपनी शुरू की? ये एक्चुअली कंपनी गॉट रजिस्टर्ड इन 2022 बट फुली फंक्शनल इट्स वी स्टार्टेड इट फ्रॉम 2023 फेब। फ़ेब 2023। ये ओके। तो अ, कितने का लागत आता है? मान लीजिए आज कोई इस तरीके का एक कंपनी बिहार में शुरू करना चाहता है, तो कितना स्पेस चाहिए, कितना टाइम लगता है? फेलो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए थोड़ा जानकारी दीजिए। जब आप इनिशिएट करते हैं आइडिया लेवल पे या कुछ भी तो जैसे मेरी जर्नी जो रही है वो मैंने जब पहला अपना एमवीपी तैयार किया था तो वह मैंने नॉर्मल प्रिंटर से ही प्रिपेयर किया था और मेरी जो कंपनी है वो बिहार स्टार्टअप से फंडेड है तो यस
तो इनिशियल 4 लैक्स का जो फर्स्ट ट्रांच मुझे मिला था, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था ये। अ, सारे मशीनरी और जो भी मेरा इनिशियल स्टॉक था, सारा मैंने उनसे स्टार्ट किया था, उसी 4 लाख के फंड से। सो एक्चुअली आई वाज़ प्लानिंग टू डू इट ऑन माय ओन, मेरे खुद के फंड से। बट देन आई गॉट टू नो कि बिहार स्टार्टअप वाला एक फॉर्म आया हुआ है, सो आई फिल्ड इट अप एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल एंड पिचिंग सेशन, और मेरा वहाँ पे हो गया। सो आई स्टार्टेड एट दैट फंड। तो लेकिन आप अगर इनिशियल में अगर दूसरे कोई खुद से करना चाहे, तो भी मुझे लगता है कि रिसर्च आपका अगर एकदम परफेक्ट रहेगा, देन यू कैन स्टार्ट इट विथ यू नो 2.5 लैक्स एंड 2 and 3 lakhs के बीच में आप और स्टार्ट। ये मशीन कितनी बड़ी है? मतलब कितना स्पेस चाहिए इस तरीके के एक ऑपरेशंस को सेट करने के लिए? अगर आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो एक रूम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 10 by 10 का रूम रहेगा तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो उससे। तो 100 स्क्वायर फीट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट। तो अगर मान लीजिए कि आपको यू नो 100 टी-शर्ट पर डे का ऑर्डर आना शुरू हो गया, चाहे 50 टी-शर्ट पर डे का ऑर्डर आना शुरू हो गया। तो ओनर ऑपरेटर इसको कर सकता है या आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी इसकी चला इस चीज़ को चलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए आपके साथ में, कोई एम्प्लॉयी। अकेले आप सारा कुछ नहीं हैंडल कर सकते हो। और अगर इतना बड़ा क्वांटिटी में आपके पास ऑर्डर है, तो फिर आपको मशीनरी में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 टू 8 लैक्स के अराउंड आपको, हाँ, करना पड़ेगा। क्योंकि जो इनिशियल सेटअप मैंने आपको बोला वो बहुत ही इनिशियल का है, वो छोटा मशीन, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाता है आपका। और जो भी प्राइसिंग पर टी-शर्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बहुत हाई है। तो अगर आप एकदम एक्चुअल सेटअप करना चाह रहे हो तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट 8 लैक्स एंड उसके अबव भी जाएगा आपका कॉस्ट। और ये मशीन कहाँ की है? जर्मन है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, इंडियन है? ये मशीन तो बेसिकली जो इसका टेक्नोलॉजी है जो वो चाइनीज़ ही है, अगर टू बी ट्रूथफुल। चाइनीज़ में, हाँ। तो मशीन आपने वहाँ से इम्पोर्ट करवाया। नहीं, मशीन मैंने वहाँ से डायरेक्टली इम्पोर्ट नहीं करवाया है। यहाँ पे बहुत सारे वेंडर हैं, आपको इंडिया में भी बहुत सारे लोग पीसी रखते हैं, तो डायरेक्ट चाइना से। मशीन आपको आउटराइट खरीदना पड़ता है या ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिल जाता है? नहीं, आउटराइट, आउटराइट खरीदना पड़ता है। और उसका पोस्ट सर्विस अच्छा है पटना में कि पटना में सर सर्विस नहीं, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर मशीन के इसका जो डीटीएफ करने से जो लोग बचते हैं, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न मेंटेनेंस पार्ट है। क्योंकि शुरू का जो स्टार्टिंग का जो 5 टू 6 मंथ है, मेरा खुद का इन्वेस्ट हुआ है, सिर्फ़ ये समझने में कि हाउ डज़ इट वर्क, वो मतलब बहुत हेडेक है वो। दिस पार्ट इज़ वेरी टफ फॉर दिस बिज़नेस। गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टार्टअप फंड से आपको फर्स्ट ट्रांच 4 लाख का मिला। कैसा था वो प्रोसेस? प्रोसेस वाज़ प्रीटी स्मूथ में, मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं महसूस हुई, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया तो वहाँ से मुझे कॉल आया था और उन्होंने 2 दिन का सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको पिच डेक प्रिपेयर करना है, कैसे आपके एग्ज़ाम्स जो इनिशियल एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, जिसमें एग्ज़ाम होता हुँ, है। बस। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मुझे जो सेटअप क्वेश्चंस मिला था, मैंने जहाँ तक फील किया कि जैसे अगर आप उनका एक गाइडलाइन आता है, एक डॉक्यूमेंट उनके वेबसाइट पे आपको मिलेगा। अगर आपने उसको ढंग से अच्छे से रीड किया है तो कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस वहाँ से रहते हैं। और फिर आपको जैसे कि बिज़नेस से रिलेटेड, कि जैसे इतना फंड है, डिसीज़न मेकिंग, यस, कि आप क्या डिसाइड करोगे? आपके कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है, सिचुएशन बेसिस क्वेश्चंस थे।
और जो मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो राइट डाउन करना था, ऐसे तो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन थे उसमें इनिशियल के, बट लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो थे आपको राइट डाउन करना है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट योर कंपनी, और क्या यूनिक है आपकी कंपनी में जो हमें कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे लगता है सारा गेम इसी 2 क्वेश्चन का है, कि हाँ, मतलब आप जितने अच्छे से उन 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है। और बाकी ये जनरल क्वेश्चंस। अंबिका जी, और वो क्वेश्चन रटा-रटाया नहीं हो सकता है, उसमें आपका पैशन दिखना चाहिए। हाँ, ट्रू। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस फाइनेंस से भी रिलेटेड थे, सम क्वेश्चन, ऐसा टफ नहीं था कुछ भी। और बट मुझे जहाँ तक लगा कि वो 2 क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में रहते हो, वहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है, और 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो यू कैन ईज़िली पास, बोल दिया। उसके बाद का जो है, कन हाँ, पूरा एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद में जो पिचिंग सेशन है वो कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कैसे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हो, और कितना पैशन अपने आइडिया के प्रति दिखाते हो, और यूनिकनेस क्या है आपके आइडिया में, वो वहाँ पे रोल प्ले करता है। अगर एवरीथिंग सही से चला जाता है तो बस यू विल हैव टू सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, और फिर आपका वो फंड रिलीज होता है। मुझे विदिन 1 मंथ मिल गया था फर्स्ट ट्रांच भी, और जब मैंने सेकंड ट्रांच भी अप्लाई किया था तो मुझे टाइमली मिल गया था। ओके, तो आपको 2 ट्रांच मिल चुके हैं। तो पहला 4 लाख का था, सेकंड कितने का था? 6 लाख। और 6 लाख। तो आपको 10 लाख रुपया एज़ वर्किंग कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने दिया थे। ब्याज भी देना है। वाह! वेरी नाइस। चलिए, इसके बाद आपका एक आइडिया था, आपने उसको बनाया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की स्टार्टअप फोरम में गईं, वहाँ अप्लाई किया, आपने पिचिंग की, आपने टेस्ट दिया, इंटरव्यू हुआ, पैसा आ गया। पहला कस्टमर कैसा आया? पहला कस्टमर सर एक्चुअली पहले कस्टमर जो होते हैं वो फ्रेंड्स एंड फैमिली ही होते हैं बेसिकली। उन्हें उन्हें लाइक पता था कि आई एम लॉन्चिंग दिस, मेरा खुद का वेबसाइट है। तो वो वहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, आई गॉट फ्यू कस्टमर्स फ्रॉम देयर। पहला कस्टमर के लिए पहली प्राइसिंग कैसे की आपने? सर प्राइसिंग उस टाइम जो किया था, जो बेसिक रूल होता है कि जितना भी आपको मार्केटिंग एक्सपेंस का रखना है, जितना आपको प्रॉफिट रखना है, वो सब कैलकुलेट करके एक। नहीं, नहीं, शुरू में आपके पास डेटा नहीं है। आपने एक मशीन खरीदा, जो महँगी मशीन है, 2.5 लाख, 3 लाख की मशीन है, वो आ गई। अब उसका एमोर्टाइज़ेशन जो आप निकालेंगे कि भई ठीक है, ये मशीन 5 साल तक चलेगी, 5 साल में इस रेट पे ये डेप्रिशिएट करेगा, इतना वियर एंड टियर लगेगा, इतना मेरा रॉ मटेरियल का है, लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं, रॉ मटेरियल सस्ता होता है। अगर आप एक हुडी लेने जाते हैं बाज़ार में जिसको आपको प्रिंट करके देना है, उसका कैसे आपने कॉस्टिंग किया इसका? कॉस्टिंग करने के लिए मेरा जो रिसर्च पार्ट था वो थोड़ा मैं कहूँगी अच्छा था, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो नॉर्मल प्रिंटर था उससे किया था, तो उस ड्यूरेशन में मुझे फैब्रिक का आइडिया लग गया था कि अगर मैं कितने मीटर कपड़े मंगाऊँ तो कितना टी शर्ट आएगा, वो सब मेरा थोड़ा क्लियर हो चुका था। तो हाँ, तो उस पार्ट ने हेल्प करा, क्योंकि प्रिंटिंग पार्ट का आइडिया नहीं था टिल द टाइम आई प्रिंटेड माय फर्स्ट टी शर्ट। तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा आया, तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे गेस वर्क भी काम आया मुझे, कि जैसे 2-3 वेंडर से जो बात करी थी, जिनसे मशीन लिया था उनसे बात करी। और जो कर जैसे कि एक यहाँ पे बहुत कॉमन प्रिंट चलता है जो सब्लिमेशन प्रिंटर से जो प्रिंट होता है, तो उसके प्राइसिंग और इसके प्राइसिंग में जो डिफरेंस रहता है उसको कैलकुलेट करके, और ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके फिर एक प्राइस सेट किया था, जो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, क्योंकि क्या है कि जब आप कॉटन फैब्रिक में जाते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़े से महँगे हो जाते हैं। आप वो चीप वाले कैटेगरी में नहीं रहते, क्योंकि मुझे मिक्स फैब्रिक में नहीं काम करना था, मुझे 100% कॉटन फैब्रिक में काम करना था।
तो वहाँ पे मेरा प्राइसिंग ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका था, तो इसीलिए बस एक एवरेज प्राइसिंग कैलकुलेट करके और उस पे ही वर्क किया हमने। बट प्राइसिंग मुझे 2 बार करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में वो वाला था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी लॉन्च और इस तरह का कुछ वर्ड यूज़ करके हमने फर्स्ट अपना कलेक्शन निकाल हाँ, कि हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका डिस्काउंट एंड ऑल। और फिर जब कुछ फ्यू पीसेस भी सोल्ड, उसके बाद मुझे एक प्राइसिंग का आइडिया हो गया, तब तक 1 मंथ निकल चुके थे, तो जो एक्चुअल प्राइसिंग थी वो भी आ चुका था हाथ में। तो वी अपडेटेड आवर गुड सेकंड प्राइस आफ्टर 1 मंथ। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करता है? वो फायर इन द बेली क्यों है कि आपको डेली उठ कर के आना है, अपनी कंपनी में काम करना है? क्या अचीव करना चाहते बस बस यही चीज़ है कि मुझे वो टैग में चाहिए कि मार्केटेड और डिज़ाइन्ड बाय दिस कंपनी, जो कि बिहार से है। मुझे वही थोड़ा अ, है कि यहाँ से आप किसी यहाँ के मॉल में जाओ, आप तो आपको दिख जाएगा कि ये साउथ की कंपनी का है, ये बॉम्बे की कंपनी है जो ये काम कर रही है। बट आप बॉम्बे जाके देखो, किसी भी मॉल में आपका नहीं दिखेगा कि ये बिहार की कंपनी है, या बिहार के कोई हैं डिज़ाइनर्स या कंपनी ओनर्स जो इस पे वर्क कर रहे हैं, या ये डिज़ाइन्स वहाँ का क्रिएट किया हुआ है। जबकि डिज़ाइन के हिसाब से अगर देखें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे आर्ट हैं जो ऑलरेडी अभी फेमस हो रहे हैं। मेरे मेरे माइंड में बस यही है कि समहाउ मुझे इसको वहाँ पहुँचाना है कि दूसरी जगह पे हमारे यहाँ के कपड़े दिखे। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में बिहार से कोई इतना बड़ा नाम अभी नहीं। अ, आपका कपड़े और डिज़ाइन में तो काम हो रहा है, मधुबनी पेंटिंग से लेकर के हर चीज़ का। अनदर जो बिहार को सर्टेनली वर्ल्ड मैप पे ले जाएगी, वो मखाना है, फॉक्सनट। इसका ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का पीक शहर में होता है। दरभंगा का प्रोडक्ट है। अ, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आप काफ़ी चिंतित हैं, और उस पे काम करना है, उसके बारे में बताइए? उन उसके अभी तो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जब तक ये थोड़ा बिज़नेस बड़ा नहीं होता है। बट जहाँ भी मुझे मिल रहा है मौका, कि जहाँ मैं पुट कर सक ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकूँ जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करती हो। जैसे कि अभी हम जो भी कर रहे हैं वो 100% कॉटन यूज़ कर रहे हैं, और फिर अगर पैकिंग की भी बात करें तो हम धागे से उसको उसमें टैग वगैरह सब पेपर्स का टैग है, और धागा यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक टैग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अभी इस लेवल पे हम ये कर रहे हैं पैकेजिंग में थोड़ा, और जो मटेरियल हमारा है वो तो 100% कॉटन है। हाँ, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि एनवायरनमेंट को थोड़ा सेफ रखना है, बहुत सारा प्लास्टिक ये सब यूज़ हो रहा है, तो उसको अवॉइड कर रहे हैं अभी, कि उसको कहीं भी इंक्लूड ना करें पूरे प्रोसेस में। तो अभी हम ये कर रहे हैं। तो एक अपने टिपिकल कस्टमर जर्नी को ले जाइए। एक कस्टमर, आप मार्केटिंग कर रही हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, एक कस्टमर आपके पास आता है। तो वो जर्नी क्या होती है? डिज़ाइन्स कौन बनाते हैं? कस्टमर अपना डिज़ाइन ला कर के देता है या आप लोग डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं? टेक मी थ्रू द प्रोसेस, वन कस्टमर एक्विजिशन। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारा अभी सबसे ज़्यादा कस्टमर हमें अभी मिल रहा है, वो हमें 2 जगहों से है। एक तो मैं स्टॉल्स पुट अप करती हूँ, जहाँ बिहार में जहाँ भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, एग्ज़िबिशन होता है, तो उसमें मेरा स्टॉल रहता है। तो मुझे मैक्सिमम कस्टमर अभी वहाँ से मिल रहे हैं, और फिर फ़ोन के थ्रू शायद गूगल पे रिव्यूज़ हैं, उसकी वजह से आ रहे होंगे कॉल्स, वहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं। तो द फर्स्ट जो प्रोसेस है वो यही है कि जैसे वो कॉल करते हैं, तो हम उनसे पहले ये पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है जो आपको करवाना है, तो आप उनको भेजिए। फर्स्ट ड्राफ्ट हम चाहते हैं कि उनसे भी मंगवाएँ। इवन इफ इट इज़ इन रिटन मोड, अगर उनका कोई आइडिया भी है, तो अगर वो हमको टाइप करते हैं, तो हम यहाँ से फिर मेरी एक डिज़ाइनर हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं उनके आइडिया पे, और फिर एक फर्स्ट ड्राफ्ट काइंड ऑफ क्रिएट करके उनको मॉकअप सेंड करते हैं पहले।
फिर उनसे अगर उसमें कुछ चेंजेज़ हैं, उनसे पूछते हैं कि कलर या फिर कोई डिज़ाइन या फ़ॉन्ट टाइप में अगर उनसे कुछ चेंजेज़ हैं उनके हिसाब से, तो वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। और फिर उसको अपडेट करके फिर से सेंड करते हैं टिल द टाइम जब तक ग्रीन टिक नहीं होता है, और देन वी गो अहेड विद द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। अम्बिका जी, कितने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं अभी? अभी हम सर टीम में टोटल 5 + 1 6 पीपल हैं, जिसमें ऑल आर फीमेल राइट नाउ। ऑल आर फीमेल। ऑल आर फीमेल। वाओ! दैट इज़ ग्रेट। वो बहुत अच्छी बात है। वाओ! 6 फीमेल्स में पीपल आर वर्किंग विथ यू। ओके, वेरी गुड। अ, सम मेमोरेबल थिंग अबाउट योर बिज़नेस, कोई कस्टमर फीडबैक, कोई जहाँ जहाँ रियली आपको लगा कि आज मैंने कुछ पाया है, एक बड़े कस्टमर को साइन अप करना, शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। सर देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट इन कश्मीर, वहाँ पे उनका क्लासेस चलता है। तो वहाँ से मुझे आया था ऑर्डर कि उन्होंने शायद पहले भी कहीं से करवाया था बट दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। तो उनका जो था वो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि उनको दिवाली में यूज़ करना था दोज़ बंडल ऑफ टी-शर्ट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए। और उनका कुछ कस्टमर्स डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक इतना सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए उनके साथ में। तो उनके साथ थोड़ा चैलेंजिंग था बट अच्छा ये था कि जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उनका इतना बढ़िया सा रिव्यू और खुद से ही फ़ोटोग्राफ शेयर करना एंड वीडियो शेयर करना एंड फ़ोन कर के ऐसा नहीं कि एक बार थैंक यू बोल के ओके हो गया, ऐसा नहीं था। अ, उन्होंने बार-बार फ़ोन भी करा मुझे व्हेन दे रिसीव्ड, क्योंकि उनका जो ज़ोन था वहाँ पे डिलीवरी थोड़ा-सा मुश्किल है। टाइम पे पहुँचता नहीं है वो, आर्मी का कोई ज़ोन है। तो वहाँ का मुझे सबसे अच्छा फीडबैक मिला। उन्होंने 2 से 3 बार कॉल किया और बोला कि जैसे उनका जो इंस्टीट्यूशन एक्सपैंड होता है तो फिर दे विल कनेक्ट मी आफ्टर दैट ऑन और दे विल गिव मी अनदर। इस तरीके कस्टमर का कस्टमर टेस्टिमोनियल ज़रूर लिया कीजिएगा, बिकॉज़ वो आपको मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर वीडियो टेस्टिमोनियल मिल पाए तो वो और ज़्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल शिपिंग आप लोग करते हैं अभी एनएफ में? अभी मैंने रिसेंट कोड लिया है अभी तक रिसेंटली यहाँ से बिहार इंडिया पोस्ट से बात करके वहाँ पे एक्चुअली इंडिया पोस्ट में अभी मेरा टी-शर्ट गया भी है, वहाँ एमओयू साइन होने की बात हो रही है जो जीपीओ पटना है अपना वहाँ पे। तो वहाँ से आईएससी कोड मैंने लिया है लेकिन अभी तक मैंने शिप नहीं किया है, तो वो वाला पार्ट अभी इंटरनेशनल शिपिंग का थोड़ा एक्सपोज़र कि मैं पटना में जो पोस्टमास्टर जनरल हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और वो टाई पटना के चार्टर्ड मेंबर भी हैं। तो मैं वो टाई से बिलॉन्ग करता हूँ, टाई सदर्न कैलिफ़ोर्निया का प्रेज़िडेंट रह चुका हूँ। तो उनसे अगर किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। और सिर मैं मिली हूँ उनसे 2-3 बार, और जो पहला द फर्स्ट टाइम मैं मिली थी उनसे, यहाँ पे एक ऑर्गनाइज़ेशन भी काम करती है, बिहार महिला उद्योग संघ जो है, तो उनके थ्रू ही मैं मिली थी। उन उन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उनके थ्रू एक उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ऐसे मीटअप काइंड ऑफ, कि बताने के लिए क्या स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था पर्सनली मिलने के लिए, तो मैं गई थी। उसके बाद ही ये सब डिस्कशन हुआ था, जो भी मेरा अभी टी-शर्ट गया है वहाँ पे, और जो आगे के लिए हमारी एमओयू बात चल रही है, तो वो मैं मिली हूँ उनसे 2-3 बार और बहुत सपोर्टिव है वो। वो है सीआईएमपी है, बीआईए है, कुमुद कुमार है, और काफ़ी बढ़ावा देने के लिए आगे आए हुए हैं, बिहार है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो होता है ऑब्वियसली प्रिंटिंग मशीन और ये तो है, बट आर यू थिंकिंग ऑफ इस आपके इंडस्ट्री में एनी इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी? अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है। तो अभी तो जनरली क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं बट बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, बट वी आर थिंकिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑन दिस। एक्चुअली अभी हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क
करना चाह रहे हैं, जिसके लिए अभी जो भी प्लानिंग है नेक्स्ट हमारी, तो उस फ़ेज़ में हम चाह रहे हैं कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें। तो अभी फाइनल नहीं किया है कि कैसे करना है, किस ऐप को यूज़ करना है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट कि ऐसा कुछ हो जाए कि अ, ऑन द बेसिस तो कस्टमर ने जो भी हमें लिख के भेजा है रिटन स्टेटमेंट अबाउट द डिज़ाइन, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आई वांट कि हमें वहाँ से फर्स्ट ड्राफ्ट वहाँ से क्रिएट हो। देखिए, तो पटना में भी ग्रोथ है, अब पटना में आईआईटी भी है, जहाँ से आपको में इंजीनियर्स मिल सकते हैं, एनआईटी भी है, एनआईएफटी भी है। तो अब तो काफ़ी एजुकेशन के पीछे सरकार ने काफ़ी मेहनत की है, इंस्टीट्यूशन को लाने के लिए, और उसके कारण स्टूडेंट्स भी आए हैं, तो वहाँ से लेकर के बनाया जा सकता है। बट अगेन अगर आप अपने आप को स्टार्टअप बोलती हैं और आप स्टार्टअप हैं, चूँकि आपको स्टार्टअप फंडिंग भी मिली हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि मंथ ओवर मंथ ग्रोथ आपको दिखाना पड़ेगा। ये वो नहीं रहेगा कि हाँ, भई पिछले मंथ ग्रोथ नहीं हुआ चूँकि फेस्टिविटी था, ये मंथ नहीं हुआ चूँकि बिज़नेस स्लो। नहीं, आपको अगर स्टार्टअप बढ़ना है, तो स्टार्टअप बिज़नेस हैज़ टू ग्रो मंथ ओवर मंथ, वो मंत्र है। तभी तभी आपको आगे की इन्वेस्टमेंट मिलेगी और आप एक बड़ी कंपनी के रूप में आ पाइए। आपका तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, इसमें ऑर्डर तो कहीं से भी आ सकता है। हाँ, फास्ट से भी शिपिंग, लास्ट माइल डिलीवरी, इतने सारी चीजें हैं। आपका प्रोडक्ट कहीं से कहीं भी जा सकता है, इंटरनेशनल भी आ सकता है। तो आई थिंक कि उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप देखें, उसके पीछे मेहनत करें और उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्टार्टअप के ये फॉर्म में। हाँ, हाँ, नहीं चलता। ये अब ऐसे भी नहीं चलता। चलिए, ओके, सम नंबर्स, 1 साल 10 महीने हुए हैं आपको बिज़नेस में। 10 साल का 10 लाख का ग्रांट आपको 4 लाख 5-6 लाख का मिला गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। अगर आप शेयर करना चाहें तो पिछले साल का रेवेन्यू कितना था? अभी का रेवेन्यू कितना है? सर पिछले साल का रेवेन्यू नहीं था कुछ भी ख़ास। हमारा जब भी ग्रोथ हुआ है दिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। तो अब इस अभी हम ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी हमारा ऑर्डर्स भी अच्छा आ रहा है और अभी वी आर प्लानिंग टू अमेज़न वगैरह पे भी हम जल्दी आ जाएँगे। क्योंकि ट्रेडमार्क पे इश्यू हुआ था। वी हैव अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क बट वो नाम की वजह से थोड़ा उसमें इश्यू हुआ था। तो हमने रीअप्लाई किया है उसके लिए जो भी होते हैं जैसे लॉयर आंसर करते हैं जो भी उनका प्रोसीजर है वो तो होपफुली वी विल रजिस्टर आवर कंपनी ऑन अमेज़न और मिंत्रा भी कर लेंगे। इन अभी 1-2 इस मंथ में आई गेस अमेज़न डन हो जाएगा, बात चल रही है मेरी वहाँ पे। तो लेट्स सी ग्रोथ का चांसेस अब इस फाइनेंशियल ईयर में दिखेगा लाइक बैक में पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ ऐसा नंबर नहीं है जो मैं शेयर कर सकूँ। ओके, दैट्स समथिंग, बट अभी यू आर प्रॉफिटेबल, यू आर मेकिंग गुड मनी। राइट नाउ यस फ्रॉम दिस 3-4 मंथ्स वी आर वर्किंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अमेज़न पे आप क्या जाना चाहती हैं? दे चार्ज वहाँ से विज़िबिलिटी बढ़ती है। अगर वहाँ जैसे अभी क्या है ना कि जनरली अमेज़न अच्छे इस पे है और ये मिंत्रा इन दोनों का धीरे-धीरे और भी हैं प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे नायका वग़ैरह अभी है आ रहे हैं। अच्छे कपड़ों की बात करें आप तो मिंत्रा और नायका ये सब अभी अच्छा चल रहा है इनका, तो वहाँ से विज़िबिलिटी बढ़ेगी। तो मार्केटिंग एटलीस्ट मार्केटिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो उनसे मैं वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो ओके, एक और क्वेश्चन है अम्बिका, आपके लिए कि यू आर अ मदर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर, लाइफ बैलेंसिंग कैसे आप करती हैं? सर वो टफ है थोड़ा बट कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो फैमिली का सपोर्ट अगर रहता है तो वो आप कर लेते हो। तो आई एम लकी इन दैट वे कि मुझे फैमिली का सपोर्ट है। हर तरफ से मेरे हस्बैंड खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं तो उनको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं तो वो सपोर्ट करती हैं और फिर मेरा जो बेटा है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड है जैसे आपने स्टार्ट में ही बोला था
बट उसकी एक अच्छी हैबिट है कि अगर उसको आप बुक दे दो या कोई स्टोरी बुक, तो वो ये गॉट मतलब ये वो उसके साथ बिज़ी हो जाता है। तो मैनेज हो जाता है। कुछ मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा हेक्टिक रहता है द मॉर्निंग टिल नाइट जो भी 7 7:30 तक का जो टाइम रहता है, बट मैनेज हो जाता है। उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। 5 दिन काम करती हैं, 6 दिन काम करती हैं या सातों दिन काम करती हैं? 6 दिन काम करती हूँ बाई वो क्लॉक के हिसाब से। बट अगर संडे को ऐसा नहीं है कि संडे एक बार ऑफ़िस आती ही हूँ और फिर अगर मीटिंग रहता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम संडे भी स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर ऐसे सोचे तो सातों दिन चल रहा है बट घड़ी के हिसाब से 6 दिन चल रहे हैं। हुँ, हुँ। या तो एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर अगेन सारे सुनने वालों को जो स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो वुमेन फाउंडर हैं, चाहे वुमेन हैं, गर्ल्स हैं जो बिज़नेस में आना चाहती हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आप जाकर के कहीं नौकरी पकड़ लीजिए और नौकरी राइट। कीजिए, यू नो अ, फिर आप प्रायोरिटाइज़ करके चलेंगे कि जैसे आपके माइंड सेट में कि आज मुझे सुबह से शाम तक क्या करना है और कैसे मैनेज करना है, फिर वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। अब बीच में कभी-कभी तो अगर आप जनरल लाइफ़ भी जी रहे हो तो हेक्टिक होता ही है। किसी-किसी दिन आपका ज़्यादा हेक्टिक जाएगा, किसी दिन आपका नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ भी मुझे लगता है वही केस है, अगर प्लान्ड है तो सब थोड़ा स्मूथली निकलता है, अगर एक आध चीज़ें इधर-उधर भी हुई तो वो मैनेज हो जाता है। अगर प्लान नहीं है देन थोड़ा केओस रहता है। बट प्लान्ड वे में चलना इज़ मच ईज़ी। क्या विज़न है अंबिका आपका, यू नो इन डॉट कंपनी? कहाँ आप इसको देखना चाहते हैं अगले 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में? अ, अगर लॉन्ग टर्म विज़न की बात करें तो मैं एक बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ जिसको आप बोलेंगे, मैं वही चाह रही हूँ और मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे टी-शर्ट्स आपको हर जगह, हर मॉल में दिखे कि मेरे बनाए हुए डिज़ाइन किए हुए यहाँ से बिहार से उठ के वो अलग-अलग स्टेट के एक मॉल्स में आप दिखे। मेरा विज़न यही है। ओके। वेरी अ, अभी आपके पास कोई को-फाउंडर नहीं है और अगर बिज़नेस को बड़ा करना है तो फाउंडर है मेरे पास मैं और मेरी जो अदर पार्टनर है हमारा प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड कौन तो हम 2 लोग हैं इसमें, एक मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। हम तो वो साथ में इसको रन कर रहे हैं। फैमिली में बिज़नेस चलाना कभी-कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है बट बस इज़ यंगर टू मी तो सुनती है मेरी वो। अभी अभी हमारे पास आ भी रहे हैं लोग जैसे निफ्ट से आ रहे हैं। कितने सारे बैचेज़ में 2-2 करके गर्ल करके मुझे लगता है अभी तक 8 टू 10 गर्ल्स आ चुकी हैं मेरे पास। उनको अपने प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होता है। उनको फैब्रिक के बारे में नॉलेज चाहिए होता है। उनको जो मेरा सेटअप है उनके बारे में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आए हैं जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे वो 2 गर्ल है और दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। तो उन्होंने आके उनसे जो भी हो सका है, जो मैं बता सकी हूँ, मैंने उनको गाइड किया है और इनफैक्ट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे अपने टी-शर्ट्स का वो करवा सकती हूँ। जितना भी हाँ, वो कर सकते हैं। तो वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम एज़ वेल फॉर दिस। This is very good. Keep it up. Thank you so very much for coming on my थैंक यू सो मच।